नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। आप सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार साइमन कमीशन भारत आया और उसका विरोध हुआ। रिपोर्ट किस प्रकार भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। वो भारत में संवैधानिक सुधार या संविधान के लिए आया था। साइमन कमीशन 7 सदस्य था। ये आप सभी ने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा हो और साथ ही कॉपी में नोट करते चले, आप सभी को जैसे कि याद है। आज हम नेहरू रिपोर्ट में चर्चा करेंगे किस प्रकार क्यों इसकी गठित की गई, क्या कारण रहा। तो साइमन कमीशन का भारत में हर जगह विरोध हुआ था, ये सभी को आपको पता ही है। तो इसी विरोध को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सचिव बर्कन हेड भी कहीं पे मिलता है। ये अंग्रेज सचिव था, आप सभी को याद है। एक वायसराय और एक सचिव पद। आप कमेंट करके बताइए कब किस अधिनियम के तहत सचिव पद को गठित किया गया था। यदि आपने पिछली क्लासें अच्छे से पढ़ी होगी तो आप सभी को पता हो। बर्कन हेड ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि यदि आप साइमन कमीशन का विरोध करते हो तो आप एक सर्वमान्य संविधान निर्मित करके बताइए। अब इस चैलेंज को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। तो इसी के तहत दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को एक कांग्रेस ने, आईएनसी जिसे अपन कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सर्वमान्य एक सम्मेलन या अधिवेशन बुलाया जिसमें सभी दल आए, जिसमें अपन ने पढ़े थे कौन कौन से दल थे। हिंदू महासभा और उसके बाद फेडरेशन और उसके बाद कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सभी को उन्होंने बुलाया क्योंकि सर्वमान्य यानी सभी उसमें शामिल होने चाहिए इसलिए। तो इसकी अध्यक्षता की थी अंसारी। इस कह सकते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंसारी, एम अंसारी या उनका नाम है अंसारी, अपन याद रखेंगे। इसके तहत फिर उसके बाद मई 1928 में पुनः इस पर चर्चा करने के लिए बम्बई में वापस से मीटिंग बुलाई और एक समिति गठित की। इस समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और आप सभी को याद है साइमन कमीशन में जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया था। इसी प्रकार इस समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इसलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा नेहरू रिपोर्ट। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इनको चैलेंज दिया गया या इनसे कहा गया कि आपको जुलाई 1928 से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, यानी इस कार्य को या संविधान निर्मित करके बताना है। इसमें अन्य सदस्य थे। इनमें कौन कौन से सदस्य थे तो अपन पहला ले लेते हैं एस बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। इसके सदस्य इसके नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से सदस्य थे तो पहले थे एस बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद एक स्वयं मोतीलाल जी नेहरू, उसके बाद एक थे अली इमाम और अगले सदस्य थे मंगल सिंह, उसके बाद एक थे जेकर। इस प्रकार इसमें और अन्य सदस्य भी थे। इसमें अपन ने सभी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्योंकि सर्वमान्य भारतीयों के लिए संविधान बनाना था,
इसलिए सभी का उपस्थित होना अनिवार्य। अब अगर अपन आगे चर्चा करें कि इन्होंने इस रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, इसी प्रकार इन्होंने जब उन्हें टाइम दिया गया था तो जुलाई 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी तो अपन आगे पढ़ते हैं। डस्टर की व्यवस्था करनी होगी कोचिंग में, अभी अभी शुरुआत हुई अपनी ऑनलाइन और आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है अपनी कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और पूरा वीडियो भी देखें। अब अपन करते हैं प्रावधान, कौन कौन से इस रिपोर्ट के मुख्य प्रावधान रहे। प्रावधान और आप कमेंट में बताते चले कि अपने पढ़ाने में कहाँ कमी आ रही है। आवाज में तो जैसे अभी धीरे धीरे निराकरण करेंगे अपन, पर और कहीं अन्य कमी भी हो तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अब इसमें अपन बात करते हैं कि कौन कौन से प्रावधान इसमें थे। पहला इसमें था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस डोमिनियन स्टेटस था, ना कि पूर्ण राज्य, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का इसमें जिक्र नहीं था, इस कारण से भी इस रिपोर्ट को असफल माना जाता है। पूर्ण स्वराज नहीं था और इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का अर्थ है कि भारतीयों को एक शासन करने की अनुमति दी जाए, यानी सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, परंतु प्रभुत्व अंग्रेजों का ही रहे। और पूर्ण स्वराज का अर्थ ये था कि अंग्रेजों को भारत से जाना ही होगा, पूर्णतः शासन करने का अधिकार, संविधान निर्माण करने का, टोटल जैसे वर्तमान में ये सब पूर्ण कार्य करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? भारतीयों के पास, वो पूर्ण स्वराज। और डोमिनियन स्टेटस यानी प्रभुत्व सर्वोपरि अंग्रेज होने चाहिए, उनके अधीन भारतीय शासन करे, ये था डोमिनियन स्टेटस। तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। दूसरे अगर अपन चर्चा करें, एक संघीय सरकार या संघीय ढांचे की बात इसमें की गई और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतों को स्वायत्त, संघीय ढांचा यानी संघीय सरकार, इसकी भी चर्चा की गई। तीसरा प्रांतीय स्वायत्तता। चौथी इसमें चर्चा की गई थी सांप्रदायिक चुनाव समाप्त किए जाए। सांप्रदायिक चुनाव समाप्त, जैसा कि आप सभी को भारत शासन अधिनियम 1919 में अपन ने बताया था सांप्रदायिक चुनाव क्या होते हैं, तो इनको बंद करने की मांग इसमें की गई थी। उसके बाद सांप्रदायिक चुनाव बंद होकर संयुक्त चुनाव स्टार्ट होने चाहिए, संयुक्त चुनाव शुरू होने चाहिए। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन, अगला पॉइंट कि जो सरकार है, सरकार की शक्तियां किसमें निहित होनी चाहिए? संसद में। सरकार की शक्तियां किसमें निहित होनी चाहिए? संसद में। और संसद किन किन से मिलकर बनेगी? वर्तमान थोड़ा सा देख लें ताकि आपको समझ में जाए। संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। क्योंकि कोई भी बिल पास होता है पहले लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर संसद की भी बात की गई। संसद किससे मिलकर बनेगी? एक सीनेट और एक है सीनेट और उसके बाद प्रतिनिधि सभा। और प्रतिनिधि सभा में कितने सदस्य? 500, जो कहां से आएंगे? इलेक्टेड होकर, इलेक्टेड यानी निर्वाचित होकर। और कौन निर्वाचित करेंगे इनको? बालक, यानी जो लगभग उम्र उनकी जो सोचने समझने की रहे।
और तीसरा इसमें रहेगा सम्राट। इन तीनों से मिलकर बनेगी संसद, और संसद सरकार की सारी शक्ति किसमें निहित रहेगी? संसद में। वर्तमान में भी ऐसा ही, क्योंकि ना तो 3 वर्तमान में अपन पिलर मान के चलते हैं भारतीय संविधान में, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का बैलेंस जरूरी है। तो तीनों शक्तियां एक करके नहीं गई, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कह सकते हैं कि एकीकरण शब्द नहीं कहेंगे उसकी जगह, यानी केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण की ओर ध्यान रखा गया है, ताकि किसी एक में तानाशाही ना बने। और लोकतंत्र का भी सच्चाई यही अर्थ निकलता है। उसके बाद अपन करें बात कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का धर्म नहीं होगा। तो वर्तमान में भी ऐसा ही है, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ। अगली अगर अपन बात करें, अगला इसमें कार्यकारी जो शक्ति है, कार्यकारिणी जो शक्ति है वो किसके पास हो? इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड के पास। परंतु एक गवर्नर जनरल की यहाँ नियुक्ति की जानी चाहिए, इसकी, या वायसराय लिख देता हूँ, अच्छा शब्द रहेगा वायसराय। और संविधान जो निर्मित होगा उसके आधार पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करेगा? वायसराय। उसके बाद अगला पॉइंट, अगले अगर पॉइंट की अपन बात करें, सेना, तो सेना का भारतीयकरण अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जब साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी। उसके बाद यदि अपन चर्चा करें साइमन कमीशन रिपोर्ट या और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में भी अपन ने इस बारे में चर्चा की थी। और एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और उसके बाद जो प्रिवी काउंसिल है, प्रिवी काउंसिल की सर्वोच्चता समाप्त हो जानी चाहिए। जैसे आप सभी को याद होगा कि जब भारत में भगत सिंह को फांसी दी गई तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए उनकी फांसी को रोकने के लिए, परंतु जो इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल, उसने उस फांसी को बरकरार रखा था। इसलिए बहुत सारे बड़े जो नेता थे उस समय के, वो फांसी रुकवाने में असमर्थ रहे। उसके बाद अगर अपन और आगे चर्चा करें तो ये तो हुई पूरी प्रावधान, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से प्रावधान थे, कौन कौन सी मुख्य बातें रही। अब अगर अपन चर्चा करें कि इसके असफल होने के कारण, अगर अपन इसके असफल होने के कारण की चर्चा करें तो यहाँ किन किन कारणों की वजह से असफल हुई, ये सभी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते। आवाज की समस्या आप बहुत ज्यादा आ रही है, माइक मंगवाया है, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें कि नेहरू रिपोर्ट असफल मानी जाती है, असफल, तो इस असफलता के कारण क्या क्या है? इसकी असफलता के कारण रहे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो परीक्षा में पूछते हैं पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी सर्वप्रथम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो इनके पिताजी थे उन्होंने रिपोर्ट बनाई, मुख्य सदस्य के रूप में रहे, परंतु डोमिनियन स्टेटस से भी आगे थे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और भी कारण रहे इसमें। जब दिल्ली में और बम्बई में अधिवेशन बुलाया था संविधान निर्माण के लिए, तो उसमें ना तो गांधी जी उपस्थित थे और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना भी इस समय उपस्थित नहीं थे। तो ना तो मुस्लिमों ने उसको माना, ना गांधी जी ने उसमें योगदान दिया। तो इस कारण से भी इसको असफल माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसमें मुस्लिम सदस्य भी थे, अपन ने लिखा था भी सही। और जब इसकी अध्यक्षता भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी अंसारी जी ने की थी। फिर भी इसको 2 मुख्य कारण रहे, और भी अन्य कारण थे जिसमें ये 2 मुख्य कारण है, इसको असफल माना जाता है। यदि इसमें अपन और आगे चर्चा करें तो
इसी से संबंधित मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगों को भी रखा था और इस तरह इस रिपोर्ट को असफल माना गया। इस बहाने साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रस्तुत हुई। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 2 रिपोर्ट एक साथ चली थी, साइमन कमीशन भी चली थी, आपको ड्यूरेशन याद होना चाहिए, उसके साथ ही नेहरू रिपोर्ट भी चली थी, लेकिन इसमें सभी भारतीय एक सर्वमान्य नहीं हुए और इस तरह इस रिपोर्ट को असफल भी माना जाता है। इस तरह बर्किनहेड ने जो भारतीयों को चुनौती दी थी वो भारतीयों ने स्वीकार तो की और उसको सही उत्तर में अपन पेश नहीं कर पाए। तो आप सभी को ये लेक्चर ये क्लास समझ में आई होगी और इसको अगर कुछ डाउट रहे तो 1-2 बार और देखें और जो डाउट रहे उसको आप कमेंट में नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।